नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए शुरू करते हैं रीट व एसआई के लिए हिंदी। और रीट एसआई के लिए हिंदी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार, चलिए वर्ण विचार टॉपिक को ही और आगे बढ़ाते हैं। और इस टॉपिक में अपन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और कौन से वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे? सामान्यतः अपन व्यंजन पढ़ रहे हैं और व्यंजनों का ही वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण है उसमें स्वर व व्यंजन दोनों को ही शामिल कर लिया जाता है। तो वहीं पर अपन थे और व्यंजनों का ही वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। व्यंजनों का ही वर्गीकरण। तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण अर्थात व्यंजन वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। व्यंजन वर्गीकरण में अपनों ने सबसे पहले कंठ से उच्चरित होने वाले कंठ पढ़े, उसके बाद तालु से उच्चरित होने वाले तालव्य, उसके बाद मूर्धा से उच्चरित होने वाले मूर्धन्य, फिर दांत से उच्चरित होने वाले दंत्य और ओष्ठ से उच्चरित होने वाले ओष्ठ्य व्यंजन तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो वर्गीकरण माना जाएगा वो होगा नासिका के आधार पर। तो नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? नासिक्य कहलाएंगे। और नासिक्य वर्ण संख्या में कुल कितने होंगे? 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का एक एक होगा। जैसे क वर्ग का अंग हो जाएगा, च वर्ग का इय हो जाएगा, ट वर्ग का अण हो जाएगा, त वर्ग का न हो जाएगा, प वर्ग का मैं हो जाएगा। ये पांचों वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी हमारी भाषा मूल भाषा संस्कृत से ली गई है, अर्थात इसकी मूल भाषा कौन सी भाषा मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। और संस्कृत में सीधा का सीधा यूं सूत्र आता है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार है वो सारे के सारे किस में जाएंगे? नासिका में जाएंगे। और इनका मैंने आपको बता दिया है कि ये अनुस्वार के रूप में भी आ जाते हैं। आधे होते ही ये अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये नासिके कहलाएंगे। अब समस्या इस बात की आती है क्योंकि हमने इनका दो उच्चारण स्थान पढ़ लिया है, अर्थात प्रत्येक के दो उच्चारण स्थान पढ़े हैं। कैसे? जैसे क है, क वर्ग का 5वां है तो इसका नासिक्य भी अपनों ने पढ़ लिया और साथ साथ कंठे भी अपनों ने पढ़ा। इसी प्रकार से इसका तालव्य और नासिक्य। तो इस प्रकार से हमने पांचों वर्णों के दो उच्चारण स्थान यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब समस्या इस बात की आती है कि मान लो परीक्षा में आ जाए और परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए। किस प्रकार से? अपन देखते हैं। निम्न में से अण, अब ये है अण का उच्चारण स्थान माना जाएगा कि निम्न में से किसको अण का उच्चारण स्थान माना जाएगा। और विकल्प भी आपके पास कुछ इस तरीके से है। जैसे अ विकल्प में आपको दिया गया है कंठ, ठीक है। ब विकल्प में आपको दिया गया है दंत, स विकल्प में आपको दिया गया है मूर्धा और द विकल्प में आपको दिया गया है ओष्ठ। यहां आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही चीज का चयन या एक ही उच्चारण स्थान का एक ही रूप में चयन आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये उच्चारण स्थान वर्ग के साथ वाले में आएगा। वर्ग कौन सा? अब जैसे इसका वर्ग है ट वाला, तो ट वर्ग किस में आता है? मूर्धा में आता है। तो मूर्धन्य वाले वर्ग में इसको शामिल कर लिया जाएगा और इसको आप सीधा सीधा बता देंगे कि ये मूर्धन्य है।
यानी अलग अलग आने पर कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। और यदि इस प्रकार से भी आ जाए कि ये कंठ है, कंठ से उच्चरित होगा, या तालु से उच्चरित होगा, या नासिका से उच्चरित होगा, या फिर दंत से उच्चरित होगा, अब इस परिस्थिति में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मूर्धन्य माना जाता है, तो मूर्धा इसमें विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो आप आसानी से इसको नासिका मान लेंगे। अलग अलग विकल्प आने पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। परंतु यदि विकल्प कुछ इस प्रकार से आ जाए, यहां पर ब विकल्प मूर्धा भी आ जाए और इसके साथ साथ स विकल्प नासिका भी आ जाए, अब यहां पर आप किसका चयन करेंगे? यह परिस्थिति कभी कभार आ जाती है। हाँ, हमारा प्रश्न है कि अणय का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब अणय अपने वर्ग के साथ तो मूर्धा है, मूर्धा से उच्चरित होता है, और वैसे ये नासिक्य है। तो दोनों में से यदि एक विकल्प का चयन करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में हमेशा ही नासिक्य यानी स विकल्प सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये ध्यान में रखिए कि पांचवें जो वर्ण है उनके सबके दो दो उच्चारण स्थान माने जाते हैं, एक तो अपने वर्ग के साथ और एक नासिका। अगर दोनों विकल्प एक साथ आ जाए तो आप नासिका को सही उत्तर के रूप में चयन करेंगे, आप वर्ग वाले विकल्प को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न आने पर इस प्रकार का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अपनों ने कितने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ लिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान में हालांकि वर्गीकरण अपन व्यंजनों वाला पढ़ रहे हैं, परंतु इसमें स्वर व व्यंजन दोनों शामिल किए जाते हैं। तो देखिए यहां पर स्वरों की यदि बात करें तो अ आ, बिना देखे बताएंगे आप मेरे साथ, बिना देखे बोलेंगे। अ आ कंठे थे, ठीक है। उसके बाद ई तालव्य थे, ठीक है। इचियस तालु, अकु है विसर्गनिया नाम, ठीक है, अकु है कंठ है। उसके बाद उ की बात करें तो उप, ओष्ठ ये थे। और उसके बाद री की बात करें तो री मूर्धन्य था, रिटरस मूर्धा। इस प्रकार से अपनों ने पढ़े थे, यानी स्वरों का वर्गीकरण अपनों ने इतनों का पढ़ लिया, ये हम जानते हैं। अब स्वर तो इतने आगे, अब बाकी बचे कौन है? ए, आई, ओ और औ, ये चार तो स्वर बच गए। अब व्यंजनों में अपन देखें किन किन को पढ़ लिया, तो देखिए सबसे पहले वाले में तो अकु है, यानी अपनों ने कै वर्ग और है को पढ़ लिया, ठीक है, कै वर्ग के साथ है पढ़ लिया। उसके बाद ये और च वर्ग, ये और श इनको पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग और री और र और स इनको पढ़ लिया। उसके बाद तय वर्ग, दंते में तय वर्ग, उसके साथ साथ ल और स को पढ़ लिया। उसके बाद उप यानी पै वाले में सिर्फ और सिर्फ अपनों ने पै और उ स्वर जो था वो पढ़ लिया। अब देखिए कै वर्ग, च वर्ग, टे, तै, पै, पांचों वर्ग अपनों ने कर लिए, यानी 25 व्यंजनों को अपनों ने यहां पर पढ़ लिया। उसके बाद य, र, ल, ये तीनों आगे, य, र, ल तीनों तो आगे, बस वह बच गया। उसके बाद श, स और है, ये चारों आगे, यानी यहां पर कौन सा बचा है? सिर्फ वह बचा है, और उधर कौन बचा है? ए, आई, ओ, औ। आइए इनको भी पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से पढ़ने से थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। अगर आप इस प्रकार से समझेंगे नहीं तो आपको थोड़ा सा रट्टा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ स्वर ऐसे होते हैं
जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात दो उच्चारण स्थानों की सहायता से उच्चरित होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक तो कंठ की सहायता ली जाती है और इसके साथ साथ तालु की सहायता भी ली जाती है। तो इनको क्या कहा जाता है? कंठ तालु या कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालु या कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य, कंठ और तालु की ध्वनि किस किस से निकलती, किन किन स्वरों में निकलती है? तो देखिए ए ऐ। अब ए ऐ यहां पर कंपन हो रहा है, गले में कंपन हो रहा है, तो कंठ की सहायता ए ऐ, हल्का तालु का सहयोग। तो यहां पर ए और ऐ जो स्वर है वो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य स्वर कहलाएंगे, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ भी है और तालु है, दोनों का संयोग हो रहा है। उसके बाद कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में कंठों की भी सहायता लगती है और इसके साथ साथ ओष्ठ की सहायता भी लगती है, और इनको कंठोष्ठ वर्ण है वो कहा जाता है, कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब यहां पर मैं बीच में आपको एक चीज बता देती हूं। देखिए, यदि आप कंठोष्ठ लिखते हो तो भी शब्द शुद्ध है, यदि आप कंठौष्ठ लिखते हो तो भी शब्द शुद्ध है। अब क्यों शुद्ध है, इसके पीछे कारण क्या है, ये अपन संधि में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कंठोष्ठ लिखो या कंठौष्ठ लिखो, दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। अर्थात कंठ व ओष्ठ दोनों के संयोग से किन वर्णों का, किन स्वरों का उच्चारण होता है, तो हम जानते हैं ओ और औ, जिनको अपनों ने कहा था वृत्तमुखी, अर्थात होठ गोल गोल हो जाते हैं, होठों की सहायता ली जाती है। तो ओ औ ये दोनों के दोनों कैसे माने जाएंगे? कंठोष्ठ माने जाएंगे, क्योंकि गले में भी कंपन होता है और ओठों के द्वारा इसको आकार दिया जाता है, तो इसलिए ये दोनों ही स्वर क्या कहलाएंगे? कंठोष्ठ कहलाएंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी में एक वर्ण ऐसा है जिसमें दांतों का भी सहयोग लिया जाता है और उसके साथ साथ ओष्ठ का सहयोग भी लिया जाता है। जब ओष्ठ और दांतों के दोनों के संयोग से वर्ण उच्चरित होता है तो वो दंतोष्ठ कहलाता है। और दंतोष्ठ हिंदी में कितने वर्ण हैं? मात्र एक वर्ण है, और वो कौन सा है? व। तो यहां पर दंतोष्ठ वर्ण, दांतों व ओष्ठ के संयोग से उच्चरित वर्ण दंतोष्ठ और दंतोष्ठ कितने संख्या में होते हैं? तो मात्र एक होते हैं। तो यहाँ पर ये भी चारों कंप्लीट हो गए और वह जो व्यंजन बचा था वो भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण अपनों ने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर समझ आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज और, अब अक्सर बच्चों की समस्या आती है, कुछ बच्चे है को काकल बोल देते हैं, कुछ न को वर्तस्य बोल देते हैं। इस प्रकार की समस्या आती है और वो यूं नहीं समझ पाते कि कहाँ किसको रखा जाना चाहिए, कहाँ पर कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन उन चीजों को भी अलग अलग करके समझेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको दो शब्द बताए हैं, काकल और वर्तस्य। ये क्या है? देखिए, हिंदी की मूल भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत मानी जाती है, हम जानते हैं, और लगभग वर्गीकरण पूरा का पूरा हमने संस्कृत से ले लिया है और संस्कृत के आधार पर ही अपने आगे चलते हैं। अब बाद में सामान्यतः जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे उत्क्षिप्त वर्ण हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिए गए हैं, यानी वो 33 थे व्यंजन वर्ण, तो अब 35 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजें नई जुड़ती जाती है। तो कुछ तो थे प्राचीन विद्वान, प्राचीन जो विद्वान थे उन्होंने वर्गीकरण बनाया था, वर्गीकरण किया था। और यदि प्राचीन विद्वानों के वर्गीकरण की बात करूं तो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण हुआ था, और स्वरों के वर्गीकरण में भी पाणिनि जी है, उनका बड़ा योगदान था। और उन्होंने प्रातःकालीन मुर्गे की कु ध्वनि के आधार पर सबसे पहले उस स्वर का वर्गीकरण किया था। तो
उसी आधार पर यानी संस्कृत के वर्गीकरण के आधार पर ही अपन निरंतर चलते आ रहे हैं। परंतु कुछ आधुनिक विद्वान भी हैं, और आधुनिक विद्वान है वो नए शोध एवं खोज के आधार पर, या कुछ बाद की भाषाएं हैं जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, उनके आधार पर शोध करके और वो और आगे वर्गीकृत भी कर देते हैं। तो उनमें देखते हैं, देखिए एक आधुनिक विद्वान है और जिनका व्याकरण की दिशा में, व्याकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिनका नाम है हारदेव बाहरी। तो हारदेव बाहरी जी जो आधुनिक विद्वान है, वो इन उच्चारण स्थानों के अलावा 2 वर्गीकरणों को और स्वीकार करते हैं। अर्थात आधुनिक विद्वान 2 वर्गीकरण और स्वीकार करते हैं। अब कौन कौन से स्वीकार करते हैं? एक तो काकल स्वीकार करते हैं, काकल वर्ण, और एक स्वीकार करते हैं वर्तस्य वर्ण। ये 2 वर्गीकरण और स्वीकार करते हैं। याद रखना, सभी के सभी विद्वान प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ विद्वान 2 अन्य वर्गीकरण, 2 अन्य भेदों को भी स्वीकार करते हैं, जिनमें हरदेव बाहरी जी का नाम है वो प्रमुखतया लिया जाता है। अब ये जो काकल है, इनको काकल्य भी बोला जाता है, काकल्य भी बोल देते हैं, इनको वर्तस्य बोला ही जाता है, कुछ वर्तस भी बोल देते हैं, ठीक है। परंतु काकल वर्ण और वर्तस्य वर्ण इसी से संबंधित होंगे, तो आप पहचान भी जाएंगे। अब काकल कौन सा है? देखिए काकल है कहलाता है, और इसके साथ साथ जो विसर्ग होता है उसको काकल्य वर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ऐसे माना जाता है कि वो काकल से उच्चरित होता है। अब काकल क्या होता है और कहां पर होता है? देखिए गले के हल्के से नीचे थोड़ी सी गले के ऊपर और मुंह के बाद में जीभ के पास में थोड़ा सा एक छोटा सा स्थान होता है। सामान्यतः छोटे बच्चे के लिए यूं कहा भी जाता है कि काकल गिर गया, काकल गिर गया, ऐसी कोई बातें आती भी है। तो वहां से उच्चरित होने के कारण इनको काकल कहा जाता है। आप बोलकर देख लीजिए, विसर्ग है तो ह, यानी बहुत नीचे की तरफ वायु जाती है, और इसके पास इसके साथ विसर्ग का भी इसी प्रकार से होता है, और इस है का भी इसी प्रकार से होता है। तो इसलिए इनको काकल्य वर्ण, काकल्य ध्वनियां कहा जाता है। वर्तस में 3 ध्वनियां आती है, एक न आता है, एक ल आता है और एक स आता है। अब वर्तस क्या होता है? वर्तस दांतों की जड़ को कहते हैं, दांतों की जड़, यानी यदि किसी वर्ण का उच्चारण दांतों की भी जड़ न ल स, यानी दांतों की जो जड़ है, दांतों का ऊपर का जो स्थान है, वहां पर यदि जीभ टकराने से उच्चरित होते हैं तो वे क्या कहलाएंगे? वर्तस्य वर्ण कहलाएंगे। फिर से एक बात कहना चाहूंगी, सभी के सभी विद्वान प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान इन 2 वर्गीकरणों को और स्वीकार करते हैं। किसके आधार पर स्वीकार करते हैं? तो देखिए अपभ्रंश के आधार पर इनको स्वीकृत किया जाता है। अपभ्रंश के आधार पर, पहले संस्कृत थी, फिर पाली, प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी आई। तो अपभ्रंश के आधार पर ये दोनों वर्गीकरण स्वीकार किए जाते हैं। अब एक नई बात, एक महत्वपूर्ण बात, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि सामान्यतः यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो किसको कहां रखना है, तो देखिए पहले ही बता देती हूं, सभी के सभी विद्वान प्राचीन वर्गीकरण को स्वीकार करते हैं, तो हमें सबसे पहले किसको लेकर आना है? प्राचीन वर्गीकरण को ही लेकर आना है, और प्राचीन वर्गीकरण को ही मानना है, ठीक है। मान लो आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि है वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है, उच्चारण स्थान माना जाता
है। इस प्रकार का प्रश्न है और विकल्प कुछ इस प्रकार से है। एक कंठ है, दो तालव्य, तीन दंत्य, चार औष्ठ्य। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सीधा का सीधा आप है को किस में ले जाएंगे, कंठे में ले जाएंगे। आगे और देखिए, इसी प्रकार से यदि विकल्प कुछ इस प्रकार से आ जाए, विकल्प इस प्रकार से आ जाए, कैसे आ जाए, एक कंठ्य, दो काकल्य, तीन दंत्य, चार मूर्धन्य। अब यहां पर समस्या आती है क्योंकि हमने कंठे भी पढ़ लिया और काकल्य भी पढ़ लिया। अब आपको किसका चयन करना है, तो आप सीधा का सीधा चयन किसका करेंगे, कंठे का ही करेंगे। आप काकल की तरफ जाएंगे नहीं, और काकल की तरफ तभी आप जाएंगे जब सीधा का सीधा यूं पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश के आधार पर, यूं पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश के आधार पर है का उच्चारण स्थान माना जाता है, तब आप कंठे को भूलकर और किसके पास जाएंगे, काकल्य के पास जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहां पर उम्मीद करती हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा, काकल्य माना जाएगा। अब देखते हैं आगे, आगे कौन सी चीज अपन देख रहे थे, दूसरी ध्वनि या दूसरा वर्गीकरण कौन सा था, वर्तस्य का था। वर्तस्य में तीन आते हैं। अब तीनों को भी किस किस प्रकार से और कैसे कैसे स्वीकार करना है देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।